नमस्ते शिक्षार्थी, बहुत दिन बाद स्वागत है आपका इस सेट में, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सेट नंबर 29 है ये लंबे समय के बाद लाया गया और क्षमा चाहेंगे, लेकिन अभी से आपको कंटिन्यू ये सीरीज़ भी आपको मिलते रहेगा एज यूजुअल, जैसा कि आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए और मद्य निषेध के लिए जो कराया जा रहा है सेम आपको वैसे ही आपको ये भी सीरीज़ मिलते रहेगा। तो आप सबों का स्वागत है ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग वो देखेंगे जो आपके जो है ये करंट का 10 क्वेश्चन रहता है वो, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपको हम ज्योग्राफी की तरफ और पॉलिटी की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहला, हाल ही में किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो दिया गया ये आकर्ष श्रॉफ है ना, एक आकर्ष श्रॉफ है। आकर्ष श्रॉफ को क्या किया गया? ये पुरस्कार सम्मान दिया गया है। तो आकर्ष श्रॉफ इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इनके बारे में आप जान लीजिए, आकर्ष श्रॉफ के बारे में, कि इनको इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि ये जो है आकर्ष मतलब युवा, याद रखिएगा, युवा स्पार्क के संस्थापक है। ये युवा स्पार्क के क्या है? ये संस्थापक हैं। और आंगनबाड़ी वगैरह जो है उसके डिजिटलीकरण में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो आंसर हो जाएगा आकाश श्रॉफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, श्रीलंका का जो दिया गया सर्वोच्च सम्मान, वो पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है। तो श्रीलंका रत्न मित्र विभूषण या लंका ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, ये तो इसमें मित्र विभूषण हो जाएगा। मित्र विभूषण जो है ये 5 अप्रैल, याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं कुमारा अनारा, जो याद करिएगा, है ना, उनके द्वारा ये सम्मान जो है उनको दिया गया। अनुराग कुमार, आप नाम सुने होंगे, है ना? दिख रहा है सबको प्रॉपर यहाँ से? हाँ दिख रहा है। कहीं लाइटिंग कोई दिक्कत? एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं कलर, क्योंकि इस पर शायद अच्छा नहीं दिख पा रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो ये जो है, हाँ अब ये सही दिख रहा है, हाँ ये सही दिख रहा है। चलिए, तो जो अनुराग कुमार हैं उनको, उनके द्वारा जो क्या किया गया, ये अनुराग कुमार, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। और ये क्या है? मित्र विभूषण पुरस्कार है, जो कि श्रीलंका का माना जाता है कि ये सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। विदेशी नागरिकों को देने वाला ये सम्मान है और मोदी जी को मिला, तो ये मोदी जी को जो सम्मान दिया गया, ये पाने वाले ये पहले व्यक्ति हो गए, पहले व्यक्ति हो गए मोदी जी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया? यानी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? तो किस राज्य में सभी मदरसों में एनसीईआरटी को? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी के सरकार में क्या कर दिया है? मदरसों में ये चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया कि एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। यानी उसकी जो अपना दीन तालीम है वो, यानी उनको जो शिक्षा दिया जाता है उसके साथ साथ जो 25-26 की जो वैश्विक, मतलब सॉरी, ये जो शैक्षणिक है उसमें साथ ही साथ आपको गणित, विज्ञान, याद रखिए, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, इन सबको भी क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गौर करेंगे जरा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे कि 2025 है उसमें एक मिशन लिया गया, एक मिनट सॉरी गलत पेन हो गया, 2025 में जल शुद्धि मिशन लिया गया। जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत हुई, वो कहाँ से की गई? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र से, ऑप्शन है आपके पास गुजरात से, ऑप्शन है आपके पास पंजाब से, ऑप्शन है आपके पास क्या? तो उत्तर प्रदेश से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो याद रखिएगा, यानी कि 2025 में, सॉरी, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 जो है वो लाया है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, ऑप्शन है आपके पास गुजरात, ऑप्शन है पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसने डिसाइड किया कि 2025 तक, मतलब टारगेट था 2025 तक का ही टारगेट था कि क्या कर दिया, सभी घरों में पेयजल क्या कर दिया जाए, शुद्ध पेयजल जो है वो पहुंचा दिया जाए, ये टारगेट लिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन लाया गया? यानी किस राज्य ने ये जो है वो मिशन जो है वो लाया है? ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है, उसके अलावा क्या नाम है, तमिलनाडु है, और क्या है, राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा। याद है, क्या हो जाएगा? ओडिशा। 2014 में ये प्लान स्टार्ट किया गया, और ये प्लान जो स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन, इसका उद्देश्य ये है कि इसके तहत जो है, यानी कि हर घरों तक, या यूं समझिए कि इस मिशन के तहत जो है अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। और साथ ही साथ जो औषधीय पौधा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सके। याद रखिएगा, औषधीय पौधा की ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके, ताकि सस्ती जो है, याद रखिएगा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो सके, यानी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बेहतर हो सके और सस्ती हो सके, इसी उद्देश्य से ओडिशा की सरकार ने ये शुरू किया है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया किन्हें? तो वो अजय कुमार को, डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग किया गया है। ये 2025 में इन्हें नियुक्ति हुआ है, 2025 में इनकी क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। कब? तो 2025 के मई में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंजशिप का 2025 का जो है वो खिताब किसने जीता है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है कैटलीना जेम्स, एंसिन रैंडमा, एम्मा मॉरिस और तम्मा मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिस रैंडमा जो है, एलिस रैंडमा है ना, ये एस्टोनिया के हैं, ये एस्टोनिया के, याद रखिएगा कहाँ के हैं ये? एस्टोनिया के हैं। ये जो है ये पुरस्कार जो है 2025 का वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का जो पुरस्कार है इनको दिया गया है। और ये कहा जाता है कि ये जो है, यानी ये जो है ये 12वां मिस वर्ल्ड ये बने हैं, 12वां। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये एआई उपग्रह जो है वो चाइना ने लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया है? चाइना ने। मई 2025 में, याद रखिएगा मई 2025 में जो है ये लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऑर्बिट की दुनिया में ये जो है पहला बार सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका एआई के तौर पे जो है वह प्रयोग किया जाना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि यूएनओ जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है, उसका जलवायु सम्मेलन जिसको COP30 कहते हैं, इसके लिए दक्षिण एशिया का दूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण एशिया का पूछ रहा है आपको, नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है किनको? तो ये किया गया आपको अरुणाभाव घोष को जो है ये नियुक्त किया गया। ये याद रख लीजिएगा, COP30 जो है वह ब्राजील जो है, ब्राज़ील याद रखिएगा, ब्राज़ील का बेलम में, ब्राज़ील के बेलम में जो है ये घोषणा किया गया। और ये कब? तो नवंबर 2025। ठीक है, ये नवंबर 2025 में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। क्लियर है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो 15वें संसद रत्न पुरस्कार जो मिला है वो किसको है? वो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के 17 सांसदों को कुल दिया गया है, उसमें से 17 में से 7 सांसद जो है वो अकेले महाराष्ट्र से हैं, यूपी से 2 है, राजस्थान से 2 है, झारखंड से जो है वो 2 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये सर्वोच्च संसद का पुरस्कार दिया जाता है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है वह क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे विल बी कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन बिफोर द डेडलाइन। बिफोर डेडलाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू द रेजिलेंट्स। रेजिलेंट्स का जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा ये फ्लेक्सिबल होगा। क्या हो जाएगा? ये फ्लेक्सिबल, जिसको सिनोनिम्स शब्द के तौर पे भी आप देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? नाइदर हैव, द एरर क्या होगा? तो एरर हो जाएगा हैव इनसफिशिएंट, जो है ये यहाँ पर एरर हो जाएगा, ये नहीं होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इंसिस्टेड मी टू स्टे, ही इंसिस्टेड दैट आई शुड स्टे, आई इंसिस्टेड, ही इंसिस्टेड टू स्टे, ही इंसिस्टेड फॉर द स्टेइंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको ही इंसिस्टेड दैट शुड बी स्टे, आई शुड स्टे। यानी फिल द ब्लैंक्स, हार्डली डैश ट्रेन अराइव व्हेन स्टार्टेड। तो हार्डली क्या हो जाएगा? हार्डली हैड द ट्रेन हैड अराइव्ड, यानी इसका क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट इंडिकेट, आई ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, आई हैव बीन वेटिंग, ही सेड दैट हैव बीन वेटिंग फॉर द 2 आवर, यानी इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके 17वां, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एकमेंडेशन, 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 तो ये हो जाएगा एकमेंडेशन, ये स्पेलिंग क्या है? करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब हमारा जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी के सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी हमारा जो अब अगला सेक्शन शुरू हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो ज्योग्राफी का सेक्शन हो रहा है शुरू, याद रख लीजिएगा। ठीक है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस, एक क्वेश्चन शायद छूट गया, हाँ, भारत में मानसून के अनियमित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मानसून का अनियमित होने का कारण अक्षांशीय स्थिति नहीं, ऐसा नहीं है। जेट स्ट्रीम का विचलन कहीं ना कहीं इसके लिए कारक हो सकता है। पृथ्वी के परिक्रमा की गति नहीं, स्थलाकृति। ये जेट स्ट्रीम जो होता है वो खिसकते रहता है। जेट स्ट्रीम क्या है?
तो एक हवा है जो कि पृथ्वी से ऊपर 8-10 किलोमीटर ऊपर पे एक बहुत तेज गति से हवा चलती है, उसका जब खिसकाव होता है, यानी जब उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है उसका जब हिमालय की तरफ उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर थोड़ा इधर उधर खिसकता है, तो ये कहीं ना कहीं मानसून को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसके अलावा डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है? तो डेक्कन ट्रैप का जो हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। आपको पता होगा कि जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ वो लंबे समय पहले जो कहा जाता है कि जो क्रिप्टेशियन एज जो था उसी एज में जो है ये पूरा का पूरा जो है वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसकी वजह से पूरा वहाँ पे काली मिट्टी वगैरह भी देखेंगे तो आप वहाँ पाया जाता है। तो डेक्कन ट्रैप जो है उसी की वजह से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी हिमालय नदी नहीं है? तो नर्मदा जो है वो हिमालय नदी नहीं है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है और यह जा करके धीरे धीरे ये बहते हुए जा करके वे बंगाल में गिर जाती है। गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ये सब जितने भी हैं सब हिमालयन नदी है, ये जितने भी हैं सब हिमालय की कोख से निकलती है, हिमालय से ये नदी निकलती है। और ये जो है नदी आपको नर्मदा जो है वह आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए मध्य प्रदेश है ना, और साथ ही साथ गुजरात ये सब होते हुए क्या करती है, ये जा करके गिर जाती है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र होते हुए चली जाती है कहाँ, अरबियन सी जाके गिर जाती है। आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मानसून की वापसी का देरी का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो मानसून का जब कभी वापसी होता है और उसका जब देरी होता है तो इसकी वजह से बाढ़ या सुखाड़ या चक्रवात। देखिए क्या होता है ना कि जब मानसून कभी आता है, सुनिएगा बात को ध्यान से, जब कभी मानसून आता है तो मानसून जब कभी लेट आता है या मानसून कभी सवेरे आ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है, मतलब हमारा जो मौसम, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब मानसून की वापसी का जब देरी हो जाता है, लेट हो जाता है, तो यानी वर्षा, इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जाड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बाढ़ की समस्या ज़्यादा बनी रहेगी। अगर लौट जाएगा तो वर्षा क्या होगा, कम होगा, और वर्षा कम होगा तो फिर क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि वह कहीं ना कहीं बाढ़ का नहीं बल्कि सुखाड़ का समस्या बना देगा। किस तटीय भाग में ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है? अगर पूछा जाए कि ज्वार भाटा सबसे अधिक कहाँ होता है, कोरोमंडल, कोंकण, कच्छ की खाड़ी या मालाबार, तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कच्छ का जो है ना, यहाँ पर सबसे ऊंचा जो है वह ज्वार भाटा है। 10 से 12 मीटर तक क्या होता है यहाँ पर ज्वार भाटा आता है। कारण पता होगा क्योंकि ये संकुल भाग है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो उसकी प्रभाव है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एल नीनो का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भैया एल नीनो का सीधा प्रभाव किस पर, मानसून वर्षा पे पड़ता है, क्योंकि जब कभी एल नीनो आता है तो एल नीनो आता है इसका मतलब गर्म जलधारा आती है, गर्म जलधारा आती है जो कहीं ना कहीं मानसून को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। उसकी वजह से वर्षा जो है वो भारत वाले क्षेत्रों में या जहाँ भी वर्षा ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में वर्षा क्या हो जाता है, इसकी वजह से कम हो जाता है। काली मिट्टी का जल धारण गुण किस फसल के कारण उपयुक्त होता है? तो यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए कपास की खेती अच्छी होती है क्योंकि कपास को चाहिए मॉइस्चर, ज़्यादा दिनों तक मॉइस्चर चाहिए, और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा दिनों तक जल मिट्टी धारण कौन, काली मिट्टी करती है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको काली मिट्टी हो जाएगा। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं या इसी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? यानी जहां पर सबसे अधिक भूकंप आती है, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो सबसे जो ज्यादा भूकंप क्षेत्र है, दक्कन नहीं, उत्तरी मैदान नहीं, हिमालयी क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा आता है। खास करके इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के उधर जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो आपको भूकंप देखने को मिल जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? देखिएगा, राष्ट्रपति शासन मतलब 3 तरह का संविधान आप जानते होंगे। एक संविधान आप पढ़े होंगे कि जब राज्य में आता है तब, और जब कभी देश में आता है तब, दोनों में राष्ट्रपति शासन होता है। लेकिन वो नेशनल लेवल पे जब इमरजेंसी होती है तब, और जब राज्य में कोई सरकार विफल हो जाती है तब उस कंडीशन में आती है। तो 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के तहत आती है, और अगर राष्ट्रपति शासन से संबंधित का बात करता है तो वो आपको 356 के तहत आता है। राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति का शासन होगा राज्य में कब, जब कोई सरकार विफल हो जाती है तब, यानी जहां पर सबसे अधिक या जहां पर सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, वहां पर आपको 356 देखने को मिल जाता है। मूल कर्तव्य में संविधान कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्य साल 1976 में जोड़ा गया। साल 1976 में आपको पता होगा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 51A में, है ना। 51A में जो है टोटल 10 मूल कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया था।
42वां संविधान संशोधन। संघीय व्यवस्था की आत्मा किसे कहा गया, यानी किसे संघीय व्यवस्था का आत्मा कहते हैं? तो संघीय व्यवस्था की जो आत्मा है वो आपको पता होना चाहिए। संघीय व्यवस्था की आत्मा संविधान को कहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, संविधान ही हमारे लिए सब कुछ माना जाता है, इसलिए संघीय व्यवस्था का आत्मा इसे कहा जाता है। अगला, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग, और ये 5 साल के लिए करता है। कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत में उपराष्ट्रपति के दोनों सदन जो है वो करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके करते हैं। इसमें विधानसभा जो है वो हिस्सा नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अच्छे कंटेंट को बनाने की कोशिश और साथ ही साथ मेहनत करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पुलिस कांस्टेबल हम लोग अभी सेट नंबर 29 करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने 28 को बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया था और आप लोगों ने टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सब कुछ चेकअप हो गया कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर नहीं हुई हैं। तो अब इतिहास के कुछ पोर्शंस को आपके साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऊंची उड़ान एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है कि आपको वो सफलता ज़रूर पहुंचाएगा, और ये उद्देश्य नहीं है, इनका वादा है। इसी कारण से आप हमेशा सुनते हैं ऊंची उड़ान सफलता वादा का, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये वादा लिए सफलता के लिए कि हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है, तो इसकी नींव की तैयार हो चुकी है। हम लोग सेट नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आपको बहुत सारे सेट्स देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है? आगे के प्रश्न जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का पहला प्रश्न है, मतलब कि सेट का 31वां नंबर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक संरचना किस से स्पष्ट होती है? कैसे आप बता सकते हैं कि राजनीतिक संरचना बहुत बढ़िया थी यहाँ की? तो वो बस हमें एक रूप ईंट से पता चलता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बता दें, हम लोगों ने बात किया है पहले कि 1921 में सभ्यता की खोज कर दी गई थी, 1921 में कर दी गई थी दयाराम शाहनी के द्वारा। 1902 में जॉन मार्शल बने थे हमारे पुरातत्विक अध्यक्ष, और उनके बाद जो है ये उनके नेतृत्व में दयाराम शाहनी ने 1921 में खोजा, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है रखालदास बनर्जी के द्वारा, और 1924 में पूरे भारत में इस बात को सामने लाते हैं जॉन मार्शल कि भारत में एक पुरानी सभ्यता है जिनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। और इसी सभ्यता में हमें एक खासियत भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर रोड भी जो है, जो सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, लेकिन आखिरकार राजनीतिक संरचना एक जैसी थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है एक रूप ईंट के माप से। मतलब क्या कि यहाँ पर जो माप था 1:2:4 था, ठीक है। मतलब कुल मिला के देखिए 2:1:4, ठीक है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मतलब यहाँ जो माप है, जो माप जो हमें ईंट के देखने को मिलते हैं वो हर स्थल पे एक जैसा देखने को मिलता है। इससे हम लोग ये स्पष्ट कह सकते हैं कि मतलब यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो एक समान ही थी। महाजनपद में काल में गणराज्यों की कमजोरी का प्रमुख कारण क्या था? कि आखिर गणराज्य जो हैं वो कमजोर क्यों हो रहे थे? तो उनके पीछे का कारण बस एक है, क्योंकि ये लोग आंतरिक लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कर रहे होते थे। महाजनपद काल में बताते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा अगर कोई शक्तिशाली बना था तो मगध महाजनपद बन पाया था, लेकिन गणराज्य क्यों कमजोर हो रहे थे? तो उसका कारण बस यही था कि आंतरिक सत्ता संघर्ष हो रहा था। गणराज्य के बारे में बता दें, महाजनपद में एक राज्य और गणराज्य में क्या अंतर आ रहा है? एक होते हैं जहाँ पे राजा सिंहासन पे बैठा होता है, राजा ही सब कुछ चला रहा होता है। ये हमें महाजनपद के हर इलाकों में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं महाजनपद में गणराज्य भी थे जहाँ पर राजा नहीं हुआ करते थे। याद रखिएगा, यहाँ राजा नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ एक समूह के पास पूरी पावर होता था। एक समूह होता था, ये पूरा समूह मिल करके पूरे जनपद को संभाल रहा होता था। तो इस कारण से इसका क्या होगा? आंतरिक सत्ता की लड़ाइयाँ होती थी कि कौन गद्दी पे बैठेंगे कौन नहीं बैठेंगे। इस कारण से गणराज्य जो है वो थोड़ा पीछे हमें जाता हुआ नजर आता है। अशोक के धम्म का व्यवहारिक स्वरूप किससे दिखता है? क्या चीज से हमें दिखता है अशोक का व्यवहारिक स्वरूप? तो वो हमें शिलालेख से देखने को मिलता है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए शिलालेख बनाए थे। अशोक के शिलालेख हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं। यहाँ से हमें व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिलता है।
अशोक के शिलालेख का अध्ययन कब किया गया था, यह भी याद रखिएगा। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रीशेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को देखा गया, डिसाइफर किया गया, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में उनके द्वारा लिखा गया था, उनको पढ़ा गया। तो पढ़ने वाले कौन है, जेम्स प्रीशेप हैं। और उन्हीं के जो शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक धर्म जो है वो व्यवहारिक स्वरूप क्या था, उन्होंने क्या क्या बातें कही थी कि हमें बड़ों का हमेशा आदर करना है, गरीबों को नहीं सताना। इन सारे बातों के ऊपर हम लोगों ने अशोक के शिलालेख से हमें जानकारियां मिलती है। गुप्त काल में सामंतवाद का उदय मुख्य रूप से किस प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत है, किसका संकेत है, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण। बता दें इसमें ले आ रहे आंसर कि सामंतवाद क्या होता है। गुप्त काल में क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था, आपको पता है स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग गुप्त काल को जानते हैं। इस समय स्वर्ण युग चल रहा है, इस समय हमारे बहुत बड़े क्षेत्र तक गुप्त साम्राज्य फैला हुआ है। इस कारण से इन साम्राज्य को सामंतों के बीच में बांट दिया गया था। सामंतों का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा हिस्सा है, अब मान के चलिए एक हिस्सा हम किसी एक इंसान को दे दिए कि ये यहाँ का पूरा एरिया तुम देखोगे, प्रशासन तुम्हारे हाथ में, कर तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम देखो। इनको सामंत कहा जाता था। सामंत का मतलब ये है कि इनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, इस जमीन का देख रेख ये कर रहे हैं। दूसरे सामंत यहाँ हुए, तीसरे सामंत यहाँ हुए, चौथे सामंत यहाँ हुए, लेकिन ये लोग उत्तरदायी किसके रहेंगे, गुप्त साम्राज्य के जो राजा हैं उनके साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ने ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना इस पूरे राज्य के हम ही राजा बन जाएं, और इन लोग के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह कर दिया गया। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ, सामंतों को जो जमीनें मिल गई, इस कारण से गुप्त साम्राज्य का एक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है और पतन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य है सैनिकों का नियंत्रण। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार नीति में सैनिकों का ये है, ठीक है, नियंत्रण है। तो ध्यान रखिएगा, बाजार नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो सैनिकों का नियंत्रण हमें देखने को, वेट सैनिकों का नियंत्रण नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 सेकंड वेट करिएगा। कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा सैनिकों का नियंत्रण। ठीक है, ये जो बाजार नीति थी वो सैनिकों के नियंत्रण के कारण हमें देखने को मिलती है। मनसबदारी व्यवस्था का सिद्धांत क्या था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में याद रखिए कि ये अकबर के द्वारा ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई है, अकबर के द्वारा ये किया गया है मनसबदारी व्यवस्था। तो ध्यान रखिए, ये अकबर के द्वारा मनसबदारी, जो कि रैंक बताता है कि किसका कितना रैंक होगा, वो यहीं से निर्धारित किया जाता है। तो मनसबदारी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है वो योग्यता के ऊपर आधारित है, योग्यता व पद। क्योंकि बता दें मनसबदारी व्यवस्था में ये मनसब जो बना करते थे, जो रैंक आते थी, वो वंशानुगत नहीं हुआ करती थी। ठीक है, वो वंशानुगत नहीं हुआ करती थी। इसी कारण से मनसबदारी व्यवस्था योग्यता व पद का एक बात था कि जितना जिसकी योग्यता रहेगा वही मिलेगा। अगर वो मर गए तो फिर आपके बेटे को नहीं मिल जाएगा उतना ही मनसब, उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको योग्यता होनी चाहिए, तभी वो आपको पद मिलेगी। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है अकबर के द्वारा लाया गया है, और अकबर ये योग्यता का पद माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था, क्यों आखिरकार विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया है। आपको पता है 1336 ईस्वी, ठीक है, 1336 ईस्वी कृष्णदेव राय बहुत शक्तिशाली राजा हैं, और हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने इनको क्या किया, हरियर व बुक्का 2 भाई हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा ये साम्राज्य की स्थापना की गई है। और ये इस कारण से इतना बड़ा बन पाया है क्योंकि यहाँ की शक्तिशाली सेनाएं थी। यहाँ सेनाएं हमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिलती हैं। अब आगे के प्रश्न के बारे में बता दें आपको कि यहाँ पर शक्तिशाली सेनाएं का अर्थ ये है कि हमें उत्तर भारत में इस समय में, जब कृष्णदेव राय का शासनकाल चल रहा है, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी के आसपास सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ साम्राज्य, इस समय में अगर
उत्तर भारत में बात किया जाए तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे राजा। सोचिए, जब तुगलक वंश चल रही है, जब दिल्ली सल्तनत एकदम ऊंचाइयां छू रही है, तभी टाइम दक्षिण भारत में दो भाई ने साम्राज्य की स्थापना की और ये स्थापना लंबे समय तक चली है। तो इसका कारण सिर्फ एक है कि यहाँ की सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में जागीर का स्वरूप क्या है? वेतन का विकल्प। ठीक है, जागीर मतलब बता दे आपको क्या है कि जागीर अगर आपको कभी कोई जमीन मिल जाए, इस जमीन से आप कर लेकर के अपना वेतन ले सकते हैं। एक है कि आप कैश के तौर पे ले लिए, कि हम नगद ही जा करके ले लिए पैसा राजा से, अगर हम राजा के सेना हैं या राजा के लिए काम कर रहे हैं तो। दूसरा क्या है कि राजा हमको एक जमीन का टुकड़ा दे देंगे, इस जमीन से जितना भी कर होगा वो हमारे हिस्से आ जाएगा, ये होता है जागीर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जागीर जो है वो वेतन का विकल्प हुआ करता था, या तो आप नगद के रूप में लीजिए, आप जागीर ले लीजिए, तो जागीर भी लोग लिया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। औरंगजेब की नीति को कठोर क्यों माना जाता था? कारण क्या है कि ये औरंगजेब की नीति बहुत ज्यादा कठोर थी, क्योंकि धार्मिक असमानता, मतलब क्या है कि ये हर धर्म के प्रति एक समान नहीं रह पाए, एक समान हर धर्म को नहीं मान पाए, इस कारण से इनको कठोर नीति माना जाता है। इन्होंने फिर कर को ले आया, इन्होंने फिर तीर्थ यात्रा कर को ले आया, फिर ये क्या करते थे, तीर्थ यात्रा कर को लाने का मतलब साफ है कि ये हर धर्म के प्रति एक स्वरूप कभी नहीं रह पाए, इस कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, कठोर नीति माना जाता है, और ये धार्मिक असहिष्णुता के कारण इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होगा, धार्मिक असहिष्णुता। 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ था? किस कारण से 1857 की क्रांति विद्रोह जो है वो असफल हुई? उसका कारण सिर्फ है आधुनिक हथियार। ठीक है, क्यों बता दे, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ये स्टेटमेंट है सर, अंग्रेजों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर कुछ दिन अगर और चल जाता है ये विद्रोह, तो हमें घर मतलब भारत छोड़ के भागना होता, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियारें नहीं थी भारतीयों के पास, इस कारण से ये विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, नहीं आगे बढ़ पाया। मुख्य कारण देखिएगा तो आधुनिक हथियार ही था, अगर उस समय हमारे पास हथियारें अच्छी होती तो शायद उसमें हम लोग जीत जाते, लेकिन उनके पास बहुत एडवांस हथियार थे, उनके पास बहुत अच्छा हथियार था, इस कारण से हम लोग ये हारते हुए नजर आते हैं। तो उसमें अगर कारण अगर कोई बोला जाए तो वो हमें हथियार ही देखने को मिलता है। स्थायी बंदोबस्त का वास्तविक उद्देश्य क्या था? स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्लीज रख लीजिए। 1793 में, ठीक है, ये लाया गया है किनके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया है, कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल प्लीज ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, 1786 से लेकर के 93 तक का इसका कार्यकाल है, और इस समय में यहाँ पर ये बंगाल वाले हिस्से में स्थायी बंदोबस्त लेकर के आते हैं, जहां पर कर लेने का जिम्मेदारी जमींदार को हुआ करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। कर लेने का जिम्मेदारी जमींदार के हाथ में है, ब्रिटिश सेनाएं कर नहीं लेंगी, जमींदार कर लेंगे, और ये स्थायी रूप से फिक्स रहेगा कि आपको इतना कर ला करके देना ही है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपके प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। ये सारे काम किया करते थे। क्यों लाया गया है? तो ये राजस्व स्थिरता के लिए लाया गया है, ताकि उनका एक पैसा बना रहे, अब वो उनका एक पैसा हमेशा आता रहे, इसी कारण से व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42वां नंबर, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख आर्थिक तर्क क्या है? आर्थिक तर्क क्या है? वो स्वदेशी आंदोलन किनके ऊपर बात करता है? 1905 में आप याद करिए, बंगाल विभाजन के बाद भी हमें देखने को मिला है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, हम भी क्यों यूज कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा भी यही बात कहा जाता था कि दूसरे देशों का बहिष्कार करो, मतलब दूसरे देश के सामानों का बहिष्कार करो, आत्मनिर्भरता के ऊपर बात करो। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता अगर यहाँ पे कमाने के लिए आई है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट हम सब को हो, इसी कारण से ये किया गया है। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, औद्योगिकरण, कृषि सुधार नहीं, विदेशी व्यापार नहीं, आत्मनिर्भरता के ऊपर बात की जाती है, तो याद रखिएगा आत्मनिर्भरता ही उसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस का उग्रवादी चरण किस विचारधारा पर आधारित था? उग्रवादी, याद रखिए कांग्रेस दो भागों में बटा है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गया। 1907 किसमें? सूरत अधिवेशन, सूरत, ठीक है, सूरत में कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक हुआ क्या? एक हुआ उदारवादी और एक हुआ उग्रवादी। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी। सवाल यह है कि उग्रवादी चरण किस विचारधारा पर था? तो उग्रवादी पूर्ण स्वराज के ऊपर बात कर रहा था। वो कह रहा था हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज,
हमें ब्रिटिश को देखना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो उग्रवादी एक ही विचारधाराएं से नजर आते हैं पूर्ण स्वराज के ऊपर। आपको पता है कि भगत सिंह जैसे नाम, लाल बाल पाल जैसे नाम आपको देखने को मिलेंगे कि वो उग्रवादी नेताओं में से संबंधित थे। होम रूल लीग का लक्ष्य क्या था? होम रूल लीग किसके ऊपर बात कर रहा है? तो वो स्वशासन के ऊपर बात कर रहा है। होम रूल लीग के बारे में बता दे, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। ठीक है, एनी बेसेंट आपको पता होगा, इन्हीं के द्वारा ये लाया गया एक बहुत बड़ा पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? वो स्वशासन है, अपने देश का खुद से शासन कर लेंगे, हमें कोई अंग्रेजी सत्ता नहीं चाहिए। असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण क्या था? क्यों आखिरकार असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? कारण पहले जान लिया जाइए कि क्यों असहयोग आंदोलन आया था, गांधी जी ने क्यों इसे पूरे भारत के जन जन के लोगों तक पहुंचाया था, इसके कारण क्या क्या है? असहयोग आंदोलन के कारण जलियांवाला बाग है, आपको पता होगा। जलियांवाला बाग में लाखों हजारों लोगों में की मौत हो जाने के बाद पूरे भारत में खलबली, पूरे भारत में शोक और पूरे भारत में गुस्सा, उसको जाहिर करने के लिए गांधी जी ने ये किया। दूसरा चीज, रॉलेट एक्ट भी इसमें शामिल था। आपको पता है 1917 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील की बात की गई थी। ये काला कानून है, इसके लिए भी ये आंदोलन चल रही थी। और एक खलीफा आंदोलन भी इसमें भाग लिया हुआ था। खलीफा आंदोलन आपको पता होगा कि टर्की में खलीफा को हटा देना, खलीफा एक इस्लामिक धार्मिक पद है, उनको हटाने से सारे मुस्लिम वर्ग को चोट पहुंचा था। गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था और इस तीनों को मिला करके गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। गोरखपुर चौरी चौरा हत्याकांड आपको पता होगा, तो इस कारण से इसको वापस ले लिया गया है। तो इसका आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बता दें, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, यही था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत, इसकी विशेषता क्या है? तो नमक सत्याग्रह से हुई थी। नमक सत्याग्रह में बता दें कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में एक ये हुए कि नमक के ऊपर वो कर लगाते थे, पहली बात। और दूसरा चीज, नमक पे हम लोगों का अधिकार नहीं होता था, मतलब भारतीय जो हैं वो नमक नहीं बना सकते हैं। इन सारे के कारण गांधी जी ने इस नमक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो विशेषता है वो नमक सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति कैसी है? तो जन आंदोलन है, सारे कोई इसमें भाग लिए हैं। 1942 इसका जो स्वरूप है, इसका जो ढांचा है, इसका जो प्रारूप है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया है। गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा लगाया और फिर पूरे भारत से हर कोई निकल जाते हैं। अंग्रेजी सत्ता को मजबूर होना पड़ता है निकलने के लिए, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है। जब लास्ट में एकदम हम लोग हार जाते हैं, तब हम लोग के द्वारा एक जन आंदोलन निकाला जाता है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? क्यों आया था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? आपको पता होगा, कैबिनेट मिशन जो भारत आया है वो संघीय ढांचा लेकर के आया है। ठीक है, संघीय ढांचा लेकर के आया है। मुस्लिम लीग नहीं सपोर्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये भी बात। तो इनका जो मुख्य प्रस्ताव था वो संघीय ढांचा हुआ करता था, संघीय ढांचा। संविधान सभा में सबसे विवादित विषय क्या रहा है? आर.एम. धुलंकर जी का ये कहना था कि हिंदी भाषा जो रहेगी वो हमारी राष्ट्रीय भाषा रहेगी। तो दक्षिण भारत के जितने भी लोग थे, उन्होंने कड़ा विद्रोह किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि दक्षिण भारत का लोगों का हिंदी थोड़ा ये नहीं होता है। अब वो बोले कि जब आप भारत में पूरी सम्मिलित कर रहे हैं तो फिर आप हिंदी को ही क्यों कह रहे हैं राष्ट्रभाषा? तो इस लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी आर.एम. धुलंकर साहब की बाकियों लोगों के साथ। वो ऐसा शब्द भी इस्तेमाल किए थे कि जिनको हिंदी नहीं आता है वो संविधान सभा में बैठने के लायक नहीं है, आप निकल जाइए बाहर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे विवादित अगर कोई विषय रही थी तो वो भाषा ही रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाषा इसका राइट आंसर होगा। 50वें नंबर सवाल, मुद्रास्फीति का प्रमुख मौद्रिक कारण क्या है? क्यों आखिरकार मुद्रास्फीति? आपको पता है कि सतत वृद्धि को कहते हैं, जब सब कोई का दाम क्या हो जाए, बढ़ने लग जाए, सतत वृद्धि को हम लोग कहते हैं। सतत वृद्धि को हम लोग कहते हैं। ये कब होता है? मुद्रा की आपूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है, हर कोई तक जब पहुंच जाता है, इन्फ्लेशन तभी आ जाता है। कहाँ पर हुआ था? वेनेजुला, आपको पता होगा, वेनेजुला जिसको अभी अमेरिका वाले ले लिए हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत बड़ा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है उसको कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं 50 नंबर से इतिहास का पोर्शन खत्म हो चुका है।
हम लोग अर्थशास्त्र की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है? सेवाएं होती हैं, वस्तुएं होती है, औद्योगिक उत्पाद भी होता है। तो क्या नहीं होता है? अवैतनिक घरेलू कार्य, जैसे कि घर में कोई कार्य कर रहे हैं, घर में अपना बहुत सारा कार्य कर रहे होते हैं, उसको कभी भी हम लोग जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। तो जीडीपी में क्या जोड़ाता है? सेवाएं जोड़ाती है, वस्तुएं जोड़ाती है, औद्योगिक उत्पादन जोड़ाते हैं। घरेलू कार्य को कभी भी नहीं जोड़ा जाता, घरेलू कार्य उसका हिस्सा नहीं होते हैं। तो बड़ा इजी सवाल था, घरेलू कार्य। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट नाइट ऑफ इंडिया कह के पुकारा जाता है? तो चेन्नई को पुकारा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑटोमोबाइल के कंडीशन में चेन्नई हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मांग की लोच शून्य कब होती है? मांग की लोच शून्य आवश्यकता वस्तु के ऊपर होती है, याद रखिएगा। मांग कब ये होता है? जब आवश्यकता इंसान की बढ़ती है तभी मांग भी बढ़ता है। तो आवश्यक वस्तु के हिसाब से वो बढ़ती घटती है। आरबीआई किस नीति द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है? तो वो मौद्रिक नीति के द्वारा ये करता है। ये बड़ा इजी सवाल है, अर्थशास्त्र के सारे सवालों को बहुत ही इजी मिल रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के पर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? मतलब डायरेक्ट कर, ठीक है। डायरेक्ट कर का उदाहरण क्या है? आयकर, ठीक है। इनकम टैक्स आपको पता होगा, इनकम टैक्स ये जो है डायरेक्ट इनकम का सिर्फ मेरे ऊपर बोझ पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है किसके ऊपर है? डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर हमें देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, केंद्र सरकार। आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर के ऊपर। दो कर होते हैं, याद रखिएगा, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो ये क्या था? हमारा प्रत्यक्ष कर है, सीधा मेरे ऊपर इसका पूरी ये पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है? किसके ऊपर गरीबी रेखा निर्धारित करती है? तो गरीबी रेखा अगर निर्धारित करती है तो वो उपयोग के ऊपर करती है, ठीक है। उनके पास उतना भी सामान नहीं होता है जिससे वो डेली अपना जो सामान कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कर पाए, वो भी नहीं होता है। तो ये उपभोग के ऊपर होता है, याद रखिएगा, उपभोग के ऊपर होता है। 57 नंबर का सवाल एक बार पढ़ लीजिए। 57 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए कि मानव विकास सूचांक में क्या शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचांक में आय शामिल नहीं है, शिक्षा या स्वास्थ्य या रोजगार। तो ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचांक में जो है वो रोजगार शामिल नहीं है। हम लोग आय देखते हैं, हम लोग शिक्षा देखते हैं और स्वास्थ्य देखते हैं, क्योंकि आय कहीं से भी आए, मानव का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य में हो सकता है। आंख का तारा, हिंदी का प्रश्न, बड़ा इजी सवाल है। आंख का तारा, तुम मेरे आंख के तारे हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम बहुत दुलारे हो, क्या होगा? प्रिय। बोलते हैं ना, तुम मेरे आंख के प्यारे हो, तो तुम क्या हो? तुम मेरे दुलारे हो, तुम बहुत न्यारे हो। तो इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिय, ठीक है। प्रिय इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस किससे संबंधित है? तो वो उत्साह से संबंधित है। करुणा, भय, हास से संबंधित है वीर रस, ठीक है। उत्साह आप कभी भी सुनेंगे तो आपके अंदर आएगा कि यार हम कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, हम फोड़ सकते हैं। कोई मूवी देखने के बाद भी लगता है ना, कभी कोई पोएम सुनने के बाद लगता है, जब लगता है कि यार उत्साह आ गया मन में, लग रहा है कुछ कर सकते हैं, मोटिवेशन टाइप फीलिंग्स आती है। तो वीर रस का उदाहरण उत्साह से संबंधित है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है अग्नि है, आपको पता है। तद्भव तत्सम हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से हिंदी रूप हो चुका है, ठीक है, कुछ नहीं हुए हैं। अग्नि जो है वो संस्कृत भाषा है, मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत शब्द है। अग्नि उसका आंसर होगा। आग, अगिन, अग्नि इसी से बना हुआ है, तो अग्नि इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर। जो काम में ना आए के लिए शब्द क्या है सही? देखिए, जो काम ना आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको सार्थक, उपयोगी, आवश्यक, ना सर, निर्थक, मतलब काम में नहीं आ रहा है यार, ठीक है, कोई यूज ही नहीं है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट होगा। संधि विच्छेद करना है किसका सर? तो विद्यालय का करना है, विद्या जो रालय, जहाँ विद्या की का घर हो तो विद्या जोर आलय, इसको क्या कहते हैं? विद्यालय कह के पुकारा जाता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, वह मुझे बुलाएं, उसने मुझे बुलाएं नहीं, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, मैं आया, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसने मुझे बुलाया। अलंकार पहचानिए। चांद सा मुख, अलंकार क्या है? उसमें उपमा है, ठीक है, उपमा अलंकार है। तो चांद सा मुख उपमा अलंकार का बात है। नीर का पर्यायवाची क्या होता है? नीर शब्द का पर्यायवाची जल, जल होता है। बोलते हैं ना, कभी भी घर में आप सुनते होंगे या कहीं आप जाते होंगे पूजा करने तो बोलते हैं नीर ले लो। नीर क्या है? ये एक जल ही है, तो याद रखिएगा नीर क्या है? ये एक जल है।
अगला प्रश्न, परोपकार शब्द किससे संबंधित है? परोपकार मतलब क्या? स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, सेवा। ठीक है, परोपकार शब्द जो है वो सेवा से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेवा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बहुवचन सही चुनना है। बालक का क्या होगा? बालक का बालके, बालके, बालको, 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 बालको। ठीक है, बालको। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, बालको। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, 68वां नंबर, ये आखिरी है। आशा का शब्द क्या होता है? विलोम शब्द। आशा, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा आशा है कि आप बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं यार आपके ऊपर जो एक आशा था उसको आपने निराशा में बदल दिया, तो आंसर क्या होगा? निराशा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आगे के जो प्रश्न है आई थिंक 69 नंबर से, हाँ, यदि किसी वस्तुओं का द्रव्यमान, ये आपको सब कुछ मनुष्य अपने साथ लेकर के चलेंगे। हमारा सेट नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगले सेट पे मिलेंगे 30वें से, और तैयारी एकदम बढ़िया रखना है, और हमारा जो टैगलाइन है उसको जरूर पूरा करना है। थैंक यू ऊंची उड़ान में जुड़ने के लिए। आपके साथ मनोज सर जुड़ेंगे, और मनोज सर आपको साइंस और आगे के पोर्शन को कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 29, जिसमें अभी साइंस और मैथमेटिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले आदित्य सर और सुमित सर के द्वारा अन्य सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से कवर कराया गया होगा। तो चलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा साइंस का क्वेश्चन पहला और इस सेट का 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उस वस्तु पर लगने वाला बल भी दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम प्रयोग हो रहा है। उसमें दिया रहता है F बराबर ma, बल बराबर मास इंटू त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे और फिर से बल भी दुगुना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस एक तरह से बराबर हो गया, यानी 2 इधर भी बढ़ गया, 2 इधर भी हो गया। तो ये तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया है, तो इक्वल टू के दोनों तरफ एक तरह से बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, उसका त्वरण जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल का प्रभाव क्या नहीं है? बल का प्रभाव क्या नहीं है? तो बल से हम लोग गति परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आकार परिवर्तन भी हो जाता है, लोहे को पीट पीट के चादर भी बनाया जा सकता है, तो दोनों यहाँ पे हो जाएगा बल से। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, द्रव्यमान हर जगह पूरे ब्रह्मांड में, चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई भी ग्रह हो, ठीक है, पृथ्वी, बृहस्पति, किसी भी ग्रह पे द्रव्यमान जो रहता है समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा, बल इसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। दिशा को बल प्रभावित कर देता है लेकिन द्रव्यमान को नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? हाफ तो दिया है, ठीक है, मास दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ठीक है, वेग, वेलोसिटी, वेग पे भी निर्भर करता है, और वेग का ही वर्ग है ये, तो इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऊंचाई पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का यहाँ पे एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक तो हो जाता है जूल। वाट किसका होता है? तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है, और पास्कल जो होता है वो दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल जो होता है वो डायरेक्टली बात करें तो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। हालांकि क्षेत्रफल भर पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरीके से निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक क्या हो जाता है? सतह की प्रकृति। अगर सतह की प्रकृति खुरदुरा है तो वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा काम करेगा, और सतह की प्रकृति चिकना है तो वहाँ पे घर्षण बल काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग किसी चिकनाहट पे जल्दी फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल काम नहीं करता है। तो इस तरह से सतह की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है घर्षण बल के लिए। आगे हम लोग देखते हैं
ऊर्जा संरक्षण नियम बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, ठीक है, कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसे बदलते रहते हैं ना किसी किसी यंत्र के माध्यम से। तो उसे केवल बदला जा सकता है, लेकिन उसमें कमी और बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। तो ऊर्जा नष्ट होती है तो नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा बनती है तो बनती भी नहीं है, ऊर्जा घटती है तो घटती भी नहीं है। ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांड में है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सही अम्ल क्षार संयोजक को दर्शाता है। यहाँ पे मिलान करना है, मिलान एक तरह से देखना है कि क्या NaOH अम्ल है तो अम्ल नहीं है, ये क्षार है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है तो क्षार होता है, तो ये गलत हो जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे तो अम्ल दिया ही है, HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से अम्ल है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्षार, तो इसका भी मिलान सही नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तो एक अम्ल है, तो ये एक तरह से सही हो जाता है। इसे हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं, ठीक है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा भी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है तो अम्ल होता है। वहीं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, वो अम्ल नहीं क्षार होता है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्षार होता है, अम्ल नहीं होता है। तो केवल सी ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, जब जस्ता को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, जब जस्ता और तनु HCl, ठीक है, इनको दोनों को अभिक्रिया कराई जाती है, दोनों का एक तरह से अभिक्रिया होता है, तो उस समय दो चीजें निकलती हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, और एक नमक, नमक प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो दो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे गैस की बात किया है, ठीक है, कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बाकी ये सब नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये सब नहीं निकलता है। आगे बात कर लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन में, अपचयन में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो भैया ग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पे त्यागा जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो एक तरह से ये गलत हो जाता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो भैया इलेक्ट्रॉन में अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ क्रिया होता है, एक तरफ ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे तरफ से अपचयन होता है, यानी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रहण होगा, त्याग नहीं होगा, तो ये भी एक तरह से गलत है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है, किसी तत्व के द्वारा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो ये तो गलत हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी विलयन का पीएच वैल्यू जो है वो 3 है, यह विलयन कैसा होगा, ये विलयन कैसा होगा। तो देखिए, पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक को दर्शाता है, बीच में आता है 7, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीन, उदासीन होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होता है, जैसे जल का, ठीक है, शुद्ध जल का, तो ये पीएच मान जो होता है वो होता है उदासीन। और इससे पहले जो होता है, 7 से पहले जिसका पीएच वैल्यू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं तो अम्लीय कहते हैं, ठीक है, अम्लीय, अम्लीय। और 7 से लेके 14 के बीच जिसका पीएच वैल्यू होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। अब देखिए, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक ये प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा दुर्बल हो जाता है, दुर्बल। 4 से लेके 7 से पहले, 7 नहीं, 7 तो उदासीन होता है, 7 से पहले और 4 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होगा वो प्रबल, सॉरी दुर्बल अम्लीय होगा। और 0 से लेके 4 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होगा, पीएच मान जिसका होगा, वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। और यहीं पे देख लीजिए, तो 7 से लेके 10 तक, 10 तक यहाँ पे किसी का पीएच वैल्यू रहता है तो वो क्या होगा, तो एक तरह से दुर्बल, क्या होगा,
दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। और 10 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। 7 के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, 7 पे नहीं, 7 के बाद और 10 तक के बीच जिसका पीएच वैल्यू है दुर्बल क्षारीय होता है, और 10 से लेके 14 के बीच में प्रबल क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 पीएच वैल्यू दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा, जो किसमें है, ऑप्शन डी में है, प्रबल अम्लीय। आगे की बात कर ले हम लोग, तो निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो पानी के साथ यहाँ पे तांबा, लोहा या चांदी ये अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सोडियम को पानी में डालिएगा तो आग लग जाता है, एकदम ब्लास्ट करता है, ऐसे बम के जैसे आप कर भी देखिएगा, आग लग जाएगा वहाँ पे। सोडियम सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जब डाला जाता है तो उसमें मौजूद किसी भी तत्व में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, ठीक है। उत्प्रेरक का काम ही है गति को तेज कर देना, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की गति को क्या करता है, तो तेज कर देता है। जैसे क्या, तो सूखा हुआ चूना में अगर आप पानी डाल दें, ठीक है, तो CaO में आप H2O डाल दें तो क्या करेगा, तो दोनों मिलके अभिक्रिया करेंगे तो देखते हैं चूना बदकने लगता है, इससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो वही होगा, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो तेज हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी उसकी। निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक पूछ रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड बनाते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AnACl, सोडियम क्लोराइड, ये हालांकि कार्बनिक नहीं होते हैं। सी देख के ये मत समझिएगा कि ये कार्बन होगा, क्योंकि Cl एक साथ आया हुआ है, Cl क्लोराइड होता है, क्लोरीन जिसे कहते हैं या क्लोराइड भी कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। H2SO4 इसमें कहीं C नहीं दिख रहा है, कार्बन कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे Ca तो कैल्शियम हो जाता है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाता है CH4। C जैसे देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 H रहता है ऐसे ऐसे, है ना, CH4 का। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कार्बनिक यौगिक हो जाता है, कार्बन एक रहता है और हाइड्रोजन 4 रहता है, ऐसे मिलके ये यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH4, यानी कि मीथेन हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, तो मानव श्वसन तंत्र में गैस का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है। तो मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो सबसे तो पहले आता है नासा छिद्र, देख लीजिए नासा छिद्र से यहाँ से शुरू होता है, नासा छिद्र, ठीक है, नासा छिद्र। उसके बाद आता है नासा कपाट, नासा कपाट जहाँ से नाक और मुंह एक जगह जाके मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं नासिका कपाट, ठीक है, नासिका कपाट। उसके बाद आता है ग्रसनी, जहाँ पे भोजन और हवा दोनों एक साथ चलते हैं थोड़े दूर ले, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आता है ट्रेकिया, जिसे स्वर तंत्र, जहाँ से आवाज निकल रहा है, ठीक है, ट्रेकिया, वहाँ से भी गुजरता है गैस, तो ट्रेकिया को हम लोग स्वर तंत्र भी कहते हैं और ट्रेकिया भी कहते हैं, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद क्या आता है, तो श्वास नली आता है, जो फेफड़े तक जाता है, ठीक है, यहाँ से फेफड़े तक श्वास नली, श्वास नली। और श्वास नली जाके फेफड़े से जहाँ मिलती है ना, दो गो ऐसे ब्रांच निकला रहेगा, ठीक है, जिस ब्रांच उसे ब्रोंकाई कहते हैं, उसे ब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। और उस ब्रांच में से, जैसे पेड़ के पत्ते में से छोटा छोटा पत्ती जैसा निकला रहता है, वैसे निकले रहेगा, मेन ब्रांच में से पतला पतला एकदम ब्रांच निकला रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। और देखिए उसी शाखा के लास्ट में ऐसी छोटी छोटी थैली होगी, छोटी छोटी थैली होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। और यहीं से क्या होता है, देखिए नासा छिद्र में पहले वायु जाता है, उसके बाद नासिका कपाट, फिर ग्रसनी, फिर स्वतंत्र, फिर श्वासनली, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलिस, फिर फाइनली पहुंचता है कहाँ पे, तो जो थैली होती है एल्वियोली, फेफड़े के अंदर छोटी छोटी थैली होती है, वहाँ पे पहुंचता है। और यहाँ पे आता है रक्त, और रक्त क्या करता है, तो रक्त यहाँ से ब्लड को लेके चला जाता है शरीर के अन्य कोशिका के पास। तो यहाँ पे, यहाँ से सीधे
रुधिर रुधिर के पास जाएगा वायु, और वो रुधिर से कोशिका में चला जाता है, ठीक है, कोशिका वगैरह में चला जाता है और फिर से वहां से वापस आ जाता है। तो ये सारा मार्ग है किसका? वायु का। नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, फिर रुधिर, फिर कोशिका, ठीक है। जैसे यहाँ से मुंह से, नाक से जाएगा, ठीक है, यहाँ मुंह से, तो ये तो क्या हो जाएगा? नासा छिद्र, ठीक है, और यहाँ पे नासा कपाट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रसनी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रैकिया हो जाता है, ट्रैकिया के बाद श्वास नली आता है, और श्वास नली के बाद यहाँ से 2 ब्रांच निकलता है, ठीक है, इसे को ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ से फेफड़ा इसे ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो फेफड़े में से ये ब्रोंकाई हो गया, ये वाला कहाँ गया? ऊ वाला ब्रोंकाई हो गया, और यहाँ से छोटा छोटा ब्रांच ऐसे ऐसे निकला रहेगा, ठीक है, पतला पतला एक में से दूसरे में से ऐसे निकला रहेगा, इसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। और ब्रोंकियोलिस के एकदम लास्ट में ऐसे ऐसे छोटा छोटा थैली रहता है, सब में थैली रहता है, जो हवा, ये जो हवा होती है उसे रुधिर से विनिमय करने के लिए। तो इसी थैली को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलिस, एल्वियोलिस, ठीक है। और यहीं पे वायु पहुंचता है, एक तरफ से ब्लड पहुंचता है, और फेफड़े में क्या करता है? तो वो ये दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो हवा को दे देता है, और शुद्ध वायु को ब्लड लेके अन्य शरीर में पहुंचा देता है। तो इस तरह से ये पूरा मार्ग हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एल्वियोली। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? तो यहाँ पे प्रकाश अभिक्रिया, तो देखिए ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन, लेकिन ग्लूकोज जो प्रकाश अभिक्रिया से नहीं बनता है, ये डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन से बनता है, डार्क रिएक्शन से बनता है। लेकिन ऑक्सीजन ये प्रकाश की उपस्थिति से बनता है, प्रकाश। तो यहाँ पे प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? तो ये ऑक्सीजन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यदि अग्न्याशय ठीक से कार्य न करे तो कौन सा रोग हो सकता है? तो अग्न्याशय ठीक से काम नहीं करता है तो क्या होता है? तो इंसुलिन का स्राव नहीं होता है। हमारे शरीर में जो अग्न्याशय है वो इंसुलिन का स्राव करता है, ठीक है। लेकिन अगर वही खराब हो जाए तो इंसुलिन का स्राव नहीं होगा, तो हम जो मीठा चीज खाते हैं तो उसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि मीठे शर्करा का पाचन वही करता है, ठीक है, इंसुलिन। तो फिर क्या होगा? हमें मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा। तो इसके चलते डायबिटीज होता है, ठीक है, अग्न्याशय के चलते। एनीमिया रक्त की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखते हैं हम लोग, मानव आंख में किस भाग की सहायता से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो किसकी सहायता से? तो रेटिना की सहायता से बनता है, ठीक है, रेटिना पे ही हालांकि प्रतिबिंब बनता है। और ध्यान दीजिएगा, किसी को आंख दान किया जाता है तो पूरी आंख नहीं दान किया जाता है, केवल कॉर्निया दान किया जाता है। ऊपर का एक तरह से झिल्ली जो होता है उसी को कॉर्निया कहते हैं, और आंख दान में केवल कॉर्निया दान किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। रेटिना ही प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से क्या समस्या होती है? रक्त में देखिए प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, ये आरबीसी रेड ब्लड सर्कल मतलब लाल रक्त कण भी पाए जाते हैं। तो सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का काम जो होता है ना, वो होता है ब्लड को थक्का बनाना, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। जैसे कट जाए ना, तो प्लेटलेट्स एक प्लेट टाइप का होता है, ठीक है, गोल गोल चपटा चपटा इसे इसे गोल गोल चपटा चपटा होता है, ब्लड में ही रहता है। तो कटे हुए भाग पे आके एक तरह से उसका रास्ता धीरे धीरे प्लेट इकट्ठा होगा तो बंद हो जाता है और ब्लड वहाँ पे जम जाता है, ठीक है। तो ये काम ऑक्सीजन के संपर्क में ही करता है, ठीक है। शरीर में जब हवा के संपर्क में, हालांकि हवा के संपर्क में ही ये जमने का कार्य करता है, ठीक है। हवा के संपर्क में नहीं रहेगा तो जमेगा भी नहीं। हालांकि शरीर के अंदर ब्लड कैसे जम जाएगा? हवा के संपर्क में आएगा तब तो जमेगा। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का, हालांकि वो ऑक्सीजन से जमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका काम है प्लेटलेट्स का, रक्त का थक्का न बनाना। यहाँ पे कमी हो रहा है, ठीक है, कमी होने से क्या होगा?
तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना ये किसके कारण होता है, जब हमारे शरीर में WBC की कमी हो जाती है, यानी सफ़ेद रक्त की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी और पाचन समस्या ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है ना, तो देखिए जड़ से किसी पौधे के क्या होता है ना, किसी पौधे के, ठीक है, यहाँ से जल का अवशोषण जो होता है, जल का अवशोषण वो होता है जाइलम के माध्यम से। नीचे से जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ये सब का अवशोषण जो होता है वो जाइलम करता है। लेकिन उसके पत्तियों से क्या होता है ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से ये भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करती हैं और उस भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पेड़ के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, भोजन में पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो वो हो जाता है क्या, तो फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर जल पूछे तो जल से जाइलम। ठीक है, जल इधर से आता है और भोजन सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण देखिए जब हम लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब लेते हैं, तो खास करके प्रोटीन का जब अपचयन होता है, ठीक है, उसका अपचयन होता है एक तरह से शरीर ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उस समय अमोनिया हमारे शरीर में बनता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, तो वो करता है यकृत। तो अमोनिया से यूरिया बना रहा है वो है यकृत। तो यकृत हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यकृत क्या करता है, ये अमोनिया से कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ठीक है, यूरिया में और ये क्या करता है, यूरिया रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिल के यूरिया जाता है कहाँ पे, तो गुर्दे के पास, गुर्दा के पास। और गुर्दा में से क्या करता है, रक्त को छान के अलग कर दे, गुर्दा रक्त को छान के अलग कर देता है और यूरिया को अलग करके और पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बन कहाँ रहा है, बन रहा है अमोनिया से कन्वर्ट हो रहा है यूरिया कहाँ पे, यकृत में। और यकृत में फिर क्या कर रहा है, तो यूरिया को रक्त में मिला दे रहा है और रक्त जा रहा है गुर्दा के पास और गुर्दा छान के यूरिया को क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो बनने का काम तो यही हो रहा है ना यकृत में, ये तो छानने का काम कर रहा है। तो कई लोगों को लगता है गुर्दा में सही होगा, लेकिन गुर्दा नहीं, यकृत सही होता है। ठीक है, यकृत सही होता है। आगे हम लोग देखते हैं, डीएनए की संरचना किस वैज्ञानिक ने बताई थी। डीएनए की संरचना जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया हुआ था। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल ये दोनों मिलके दिए हुए थे। ठीक है, वाटसन और क्रिक हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है ना, आँख से संबंधित, यानी कि रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाता है। तो इसलिए किसी की नज़र थोड़ा कमज़ोर हो तो उसे गाजर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रतौंधी। आगे हम लोग देखते हैं, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, यानी डाटा का प्रोसेसिंग करता है, यानी प्रसंस्करण करता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग एक ही है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो रैम की विशेषता, रैम की क्या विशेषता है। तो रैम जो होता है ना, अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है, रोम वो अस्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे रैम पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अस्थायी स्मृति है। और वहीं अस्थायी क्या हो जाता है, तो ये रोम हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक स्मृति क्या होता है, तो जो बाहर से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे चिप्स हो गया, चिप, ठीक है, चिप्स नहीं, चिप वगैरह हम लगाते हैं, तो वो हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि कि मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% क्या है, 120 है, तो संख्या क्या होगी। तो 120/40 गुणे 100 कर दिए, हमारा हो गया। ठीक है, 40% 120 है तो 100% कितना होगा भैया,
तो कट कर देते हैं, 4 तिहाई 12 यानी कि 300 हमारा आंसर आ जाएगा। किस में है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं हम लोग। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर यदि अधिक है, यदि उसका क्षेत्रफल इतना है तो उस आयत की चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, आयत की चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई को क्या मानेंगे? सॉरी, यहाँ पे यदि चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई को x प्लस 5, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से ये 5 सेंटीमीटर अधिक होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है, अब देखिए कौन सा अंक यहाँ पे रखेंगे कि गुणज इसका? ऑप्शन से, ये बहुत ईजी है। ठीक है, या तो इसका समीकरण करके बनाइए, या नहीं तो ऐसे ही रख के बना लीजिए। तो x का मान यदि हम 10 रख देते हैं, 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 दोनों को गुणा कर देंगे तो 150 आ ही जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसका क्षेत्रफल 150, तो 150 क्षेत्रफल आ जा रहा है, यानी कि x का मान 10 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत की चौड़ाई 10 ही होगा, क्योंकि x माने थे चौड़ाई को। अगर लंबाई पूछ देता तो 10 5 15 हो जाता। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 8000 रुपया। ठीक है, 8000 रुपये पर 2 वर्षों में 1280 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, जैसे P यानी मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे समय इंटू दर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये मूलधन है, P को हम लोग मूलधन मानते हैं, मूलधन को हम लोग P से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा तो ये इधर चलाएगा, ये इधर जाएगा, तो मतलब ये तीनों आपस में गुणज होते हैं, तो कोई भी यहाँ पे रहे तो यहाँ वाला उठ के चलाएगा यहाँ, तो कोई भी इसी फार्मूला पे सेट हो जाएगा, इनमें से कोई भी कुछ भी पूछे तो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है? 8000 रुपये पर 2 वर्ष में इतना का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर P दिया हुआ है मूलधन, तो इसको दर पूछा है, तो यहाँ पे दर हम लोग लिख लेंगे, और दर की जगह पे मूलधन ला देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या? ब्याज कितना है? तो 1280 गुणे 100। ठीक है, नीचे क्या लिख देंगे? तो समय। ठीक है, समय कितना है? तो 2 वर्ष, और मूलधन कितना है? तो 8000। अब इसको कट कर देंगे, हमारा दर मिल जाएगा। 3 0 से 3 0 कट हो गया। ठीक है, ओके, 8 दूनी 16, 16 वठे 128, 16 वठे 128, यानी कि 8% दर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा? इसका मान पूछा है। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो भाई इसको भी स्क्वायर करना होगा, तो पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x AB, यानी कि ये भी x बटे x इक्वल टू 9। तो ये x से ये x खत्म, यानी कि -2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9 + 2 यानी कि 11। यही तो पूछा है, इतना का वैल्यू, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा हुआ। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 2 संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका एलसीएम इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, इन दोनों को, एक को 3x मान लेंगे, एक को 5x मान लेंगे। ठीक है, 3x 5x मान लेंगे।
इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8x हो जाएगा, 8x। अब देखो 180 को 8x से डिवाइड कर देते हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है, ठीक है ना, हाँ 5 3 8, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 5 22.5 आ गया। यहाँ पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या माने थे, 3x माने थे, 3x, तो इसको 3x से गुणा कर देंगे। 1 मिनट, 180 बटे हम लोग क्या किए थे 8, ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट हमको यहाँ पे बना देते हैं इस तरह। एक को मानते हैं 3x, एक को 5x, दोनों को गुणा करना है, यहाँ पे गुणज होगा, हम प्लस कर रहे थे, ठीक है। 5 या 15x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा। अब देखिए क्या कि यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो अनुपात में कभी भी गुणा किया जाता है, यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा। तो गुणा किया करेंगे तो यहाँ पे 100 गुणा करेंगे तो 15 आ गया, और 15 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो 15 12 में 12 में कट जाएगा। और 12 को x माने हुए थे, जैसे x निकल के आ गया 12, और 12 को छोटे अंक में यहाँ पूछा हुआ है छोटी संख्या क्या होगी, तो 12 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 गुणा 3 36 हो जाएगा। वहीं बड़ी पूछता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते 5 से गुणा कर देते, यानी 60 आ जाता। तो हमारा छोटा ही पूछा हुआ है तो छोटा 36 हो जाएगा, अगर बड़ा पूछता तो 60 हो जाता। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार करती है, 40 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई, ठीक है, देखिए लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हमेशा प्लस में ही रहता है। तो ट्रेन की लंबाई तो नहीं पूछा हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही पूछ ही रहा है क्वेश्चन में। और यहाँ पे 300 मीटर क्या दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो पहले लंबाई को एक तरफ लिख लेते हैं, तो 300 प्लस एल हो गया, ये हालांकि ट्रेन की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, तो उसका स्पीड, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर है, 54 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो उसके लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, और फिर हम 40 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 40 सेकेंड में ही पार कर रहा है, तो 40 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको कट करते हैं, 18 3 54, ठीक है, 5 3 15, 15 4 60, यानी 600 यहाँ निकल के आ रहा है। जब यल प्लस 300 बराबर 600 निकल के आ रहा है, तो 300 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, यल यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ जाएगी, 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आ जाएगा, क्योंकि 600 में से 300 घट गया तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है और 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पे छूट दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ 20% दिया है, हम बताए थे कि 10% किसी भी अंक का 10% निकालना हो तो दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर 1% निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो हम 10% पहले निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो ये बचा कितना, 200। तो भैया 10% बराबर 200, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो यहाँ पे 400 छूट मिल रहा है, उसका अंकित मूल्य है 2000, 400 छूट मिल गया तो कितना बचा, 1600, ठीक है, 1600। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1600। यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो चलो x प्लस वाई इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। x प्लस वाई बराबर हो गया 10 और x माइनस वाई बराबर हो गया 4। अब देखो सबको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो ये एक प्लस एक माइनस है, ये हट जाएगा, खत्म, और 10 4 14। अब 2 से ये 7 बार में कट गया, यहाँ इक्वल टू है, ठीक है, 7 बार में, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 7,
ठीक है। और x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई कितना दिया है, तो 10 दिया है। x निकल के आया है 7 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू आया हुआ है 7, और यहाँ पे x को स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। और y का 3 3 के 9, 49 और 9 कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। 58 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा सेट नंबर 29 समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।